नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इतना सुंदर क्यों दिखना चाहता है? मेरी बेटी को वो खूबसूरती चाहिए जो हमेशा साथ दे। ये बात हमें एड्स के थ्रू बार बार दिखाया जाता है कि भैया सुंदर लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। काश हमें एक बेटा होता। कॉफी उनको देना। अब ये बात स्टडीज में भी प्रूव हो चुकी है कि सुंदर लोगों को नौकरी भी इजीली मिल जाती है। कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत में सुंदरता का मतलब फेयर स्किन से माना जाता है। तभी तो इस तरीके से इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन एड्स के थ्रू बार बार दिखाए जाते हैं और इस तरह के ब्रेन वॉश की वजह से भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट बन चुका है और इसको और ज्यादा पुश करने के लिए सबसे बड़ा हाथ है ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स। Now I can, have my own Dior bag. I can, have whatever I want to, and it's all because of the followers who are watching. भारत में स्किन केयर का मार्केट पहले भी एडजस्ट करता था। ऑलमोस्ट आपने सबने अपने घरों में देखा होगा विको टर्मरिक, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली की क्रीम्स इधर उधर बिखरी हुई पड़ी रहती थी, लेकिन पहले यह सिर्फ लड़कियां यूज करती थी। अब यह ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट कर चुका है और अब लड़कों के लिए भी स्किन केयर का मार्केट काफी पॉपुलर हो चुका है। This is my science-backed, evidence-based skincare routine, and it's actually really simple. The first rule I have is to moisturize twice a day. सबसे पहले फेस वॉश करा, अपने फेवरेट फेस वॉश से, उसके बाद ना 2 आइस क्यूब ली और तब तक मलते रहो जब तक ये पिघल ना जाए। मैं इस रूटीन को रात को सोने से 30 मिनट पहले फॉलो। आज अगर इंटरनेट पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबने अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रखा है। पिछले कुछ ही सालों में वाव स्किन केयर, मामाअर्थ, प्लम ब्यूटी जैसे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। इन्होंने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बेचकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिर में स्किन केयर का मार्केट इतना बड़ा कैसे बना। The global cosmetics industry makes a ton of money. Turning your skin a few shades lighter and destroying your self-esteem in the process. I've used moisturizers upwards in like $250 range. Expensive moisturizer that I kind of got conned into buying for about $150. Our obsession with fairness and skin lightening products. These can even kill you. आज के चमकते दमकते स्किन केयर को मार्केट को समझने के लिए हम थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझते हैं। पहले के लोग स्किन केयर के लिए होममेड रेमेडीज का प्रयोग करते थे, जिसमें हल्दी चंदन का लेप, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, कोकोनट ऑयल जैसे प्रोडक्ट यूज करते थे। इवन हमारे यहाँ तो शादी से पहले हल्दी की रस्म इसलिए रखी जाती है और बाकी जगहों पर भी कुछ ऐसा ही होता था। हमारे यहाँ जो मेहंदी हाथों पे लगाई जाती है वही इजिप्शियन लोग बालों पे लगाते थे। इनफैक्ट इजिप्शियन लोग एंटी रिंकल क्रीम के लिए एसेंशियल ऑयल का यूज करते थे और वहाँ की क्वीन क्लियोपेट्रा अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए कच्चे दूध से नहाती थी। इवन रोमन्स लोग भी हनी और सीड्स को मिलाकर कुछ फेस स्क्रब बना लेते थे। फिर मिडिवल टाइम में ये चीजें यूरोप पहुंचने लगी और यूरोप के लोग रोज वाटर, क्यूकम्बर, विनेगर और एनिमल फैट मिलाकर कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते थे। लेकिन अभी भी ये मामला सिर्फ होममेड रेमेडीज तक सीमित था और 1700 आते आते यूरोप में मेकअप इतना फेमस हो गया कि जो महिला मेकअप लगा के पब्लिक प्लेस में जाती थी उसकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती थी। अब जब 1800 का टाइम आया तो यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जिससे स्किन केयर का कॉन्सेप्ट पूरा ही चेंज हो गया। अब होममेड रेमेडी से शिफ्ट होकर एक नए स्ट्रक्चर वे में डेवलप किया गया और उसी टाइम लोग धीरे धीरे अमीर होने लगे, जिससे लोगों ने इस प्रोडक्ट को और ज्यादा खरीदना शुरू किया। उसी टाइम पर आप देखेंगे कि नए नए प्रोडक्ट्स पर इन्वेंशन होना शुरू हुआ, जैसे बेबी पाउडर और वैसलीन जैसे नए प्रोडक्ट मार्केट में आए। और जब 1800 आते आते नई नई कंपनियां खुलने लगी, जैसे 1880 में निविया जैसी कंपनी आई और जब 1900 आया तो कंपनियों को लगा कि भैया इस मार्केट में बहुत पैसा है, जिससे नई नई कंपनियां खुलने लगी प्रॉपर तरीके से और नए नए प्रोडक्ट बनने लगे और मास स्तर पर इतना प्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके। फिर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मास मीडिया में इतना पुश किया गया कि लगभग उस समय हर औरत इसकी स्किन केयर के प्रोडक्ट को किसी न किसी रूप में यूज करती थी और ब्रांड्स अपने कंपटीशन से स्टैंड आउट करने के लिए मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स उतारने लगे। जैसे सन 1944 में पहली बार सनस्क्रीन बेची गई और 1950 आते आते पॉन्ड्स और ओले जैसी कंपनी ने फेस क्रीम भी लॉन्च कर दी। उस टाइम तक भारत भी आजाद हो चुका था, लेकिन हमारे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से हमारे दिमाग में ये पहले से भी था कि गोरी चमड़ी कहीं अन्य की तुलना में और ज्यादा अच्छी होती है। फिर जब 1975 आते आते हमारी इकोनॉमी थोड़ी और बूस्ट हुई तो HUL ने मार्केट में फेयर एंड लवली उतार दी। कितनी फेयर एंड लवली। आय हाय, दूल्हा तो बस देखता ही रह गया। क्या गोरी चिट्टी हो गई है तू? दीदी ये तो करामात है फेयर एंड लवली की, केवल 2 महीने के इस्तेमाल से। और 1970s में विको टर्मरिक भी भारत में लॉन्च हो गई।
ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च होते ही मास मीडिया में इतने ज्यादा पुश किए गए कि जगह जगह एड, पोस्टर और बैनर लगाए गए, जिससे ये घर घर प्रोडक्ट पॉपुलर हो गए। और इनका प्राइस पॉइंट भी इतना कम रखा गया कि जिससे हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सके। वीको टर्मरिक WSO जो केवल हल्दी के गुणों से भरी है और दाम। अब जहाँ एक तरफ फेयर एंड लवली लोगों की इनसिक्योरिटी को टारगेट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वीको टर्मरिक अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला बताकर नॉन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में बेचना शुरू किया। और ये अपनी क्रीम को भी नॉन कॉस्मेटिक बोलते थे, अलग से जिंगल में। इसके पीछे इनकी टैक्स बचाने की बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी थी। जब 90s का दौर आया तो हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई थी और दुनिया भर के ब्रांड्स भारत में आने लगे थे। और देखते ही देखते भारत की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में पहुंच गई थी। अब ये ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स हमारे साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं, ज्यादातर ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर ये मिनरल्स और अलग अलग विटामिन के नाम लिखकर देते थे, जिससे लोगों को लगता था कि हम जो हल्दी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी का जो लेप लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट अच्छे हैं। इसलिए लोगों ने होममेड रेमेडीज को छोड़कर क्रीम पाउडर पर शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्हीं में से कुछ कंपनीज निकलकर बाहर आई और उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई ये केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बहुत खराब है, इनमें पैराबीन्स होता है और बहुत नुकसान करते हैं। फिर इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स पर लिखना शुरू किया कि हल्दी, चंदन, एलोवेरा इंग्रेडिएंट्स है इसमें। इसका मतलब क्या हो गई, हम वापिस होममेड रेमेडीज में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन पहले हम इनको फ्री में यूज करते थे, अब मार्केट से पैसा देके खरीदना पड़ता है और कंपनीज की जेबें भरनी पड़ती है। कुछ साल पहले तक तो ये मामला ठीक था, यानी कि उनका एड सेलिब्रिटीज करते थे। लेकिन जब से ब्यूटी ब्लॉगर्स की एंट्री हुई है, स्किन केयर पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। Hi guys, so I'm sharing my current morning skincare routine. I start off with a cleanser. I like using a mild cleanser during daytime. Hey everyone, today I'll be sharing with you a skincare routine. इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं है, लड़के भी रील बना बनाकर स्किन केयर रूटीन बताने लग गए। Cleanse your face using a deep clean face wash to remove. अगर आपने इन चीजों को नोटिस किया है तो कोविड टाइम इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। उस समय मार्केट में स्किन केयर के नए नए ब्रांड्स लॉन्च हुए और उन्होंने इस इन्फ्लुएंसर मार्केट में अच्छा खासा पैसा लगाया और इन्फ्लुएंसर मार्केट के थ्रू उन्होंने अपनी कंपनीज को यूनिकॉर्न बना लिया। और कोविड टाइम तो हर दूसरा ब्यूटी ब्लॉगर और कमेंट्री चैनल वाला बीच बीच में अपना मुंह फेस वॉश से मुंह धोकर अच्छा खासा ब्रांड का पैसा कमा। अब ज्यादातर लोग स्किन केयर के प्रोडक्ट सेलिब्रिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंसर की रील देख के खरीदते हैं, इसलिए ब्रांड वाले इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं, इन्फ्लुएंसर रील बनाते हैं और लोग रील देख के ब्रांड खरीदते हैं। इसलिए पूरा यह सर्कल चलता रहता है। इसलिए दोस्तों आप ये बताएं कि मैंने इस वीडियो में कौन सा ट्रेंड मिस कर दिया है, और आप ये भी बताएं कि आप कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, कमेंट करके बताएं। नमस्कार।